Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So once again we are here with one more video of class 12th और टॉपिक है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऑलरेडी हम लोगों ने टू वीडियोस, टू लेक्चर्स हम लोग द प्लेन टॉपिक का डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लेन को डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसमें एक वन पॉइंट से पास करने वाले प्लेन, उसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म, देन नॉर्मल फॉर्म, और 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, ये सभी डिस्कस कर लिया था. सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में इंटरसेप्ट फॉर्म और हमने आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 29.2 को उसके साथ सॉल्व कर दिया था. आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. सो आइए स्टार्ट करते हैं. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स से मेरा मतलब है कि एंगल थीटा बिटवीन द प्लेन r dot n1 equal to d1 and r dot n2 equal to d2. सपोज टू प्लेन्स आर गिवन और थीटा उनके बीच का एंगल है. हमें उस एंगल को फाइंड आउट करना है. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है. सी क्या करिए, एक बुक, अगर मैं एक बुक को ले लेता हूँ, है ना, एज यूजुअल आर.डी. शर्मा बुक है. अगर एक बुक को इस तरह से लेंगे और अगर बुक, आई होप कि बुक अभी आपको नज़र आ रहा होगा. अगर नज़र आ रहा है तो क्या करिए, एक बुक हाथ में लीजिए और बुक को ओपन करेंगे तो अंदर में आपको दो प्लेन नज़र आएंगे जिसके बीच में एक एंगल थीटा. अब अगर उन दोनों जो प्लेन अंदर नज़र आ रहा है आपको बुक के इनसाइड, उस पर दो पेन रख दीजिए, है ना, परपेंडिकुलर. और जरा महसूस करिए कि जो दोनों प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है और उस पर जो हमने परपेंडिकुलर के फॉर्म में एक पेन रखा हुआ है, दोनों पेन के बीच का जो एंगल है, क्या वो एंगल सेम है? और अगर आपका आंसर यस है तब तो क्लियर हो गया. अगर आपको नहीं लगता है तो सी अगेन ये एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, तब हम मेजरमेंट पे जाएंगे उसको. सो एक्चुअली मैं ये मतलब ये मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम दो प्लेन लेते हैं और उन दोनों प्लेन के बीच अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन दोज टू प्लेन, हम क्या करते हैं, उनके नॉर्मल्स के बीच एंगल फाइंड आउट करते हैं. सो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन, इट मीन्स कि थीटा ही एंगल है. थीटा इज द एंगल बिटवीन n1 एंड n2, बिटवीन वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2. अब अगर ये वेक्टर n1 और n2 के बीच का एंगल भी थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं cos थीटा इज n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2. राइट. अब ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया. और अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है, प्लेन P1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P2, इसका मतलब उस केस में n1 डॉट n2 जीरो हो जाएगा, है ना. डॉट प्रोडक्ट सिंपली जीरो हो जाएगा. और अगर पैरेलल है, दोनों प्लेन पैरेलल है, तो n1 और वेक्टर n2 भी पैरेलल होंगे. इसका मतलब n1 को हम n2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में या स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं. हम n1 को लिख पाएंगे k n2 और n2 या n2 को लिख पाएंगे k n1. अगर यही चीज एक कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म से मेरा मतलब है, सपोज प्लेन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट प्लेन है. और सेकेंड प्लेन है a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0. सो n1 क्या हो जाएगा यहां पर भाई, ये a1 b1 c1 क्या है, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल. इसका मतलब a1 हो जाए n1 हो जाएगा a1i a2j a1i b1 ना b1j एंड c1k. ऐसे ही n2 हो जाएगा नॉर्मल, सेकेंड प्लेन के नॉर्मल, तो वहां डी आर्स हैं a2 b2 एंड c2. दीज आर द डी आर्स ना. और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos थीटा जो है, अगर इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन, देन cos थीटा के लिए हम ये लिख सकते हैं. क्या लिखा हमने, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2. कर दिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर.
ऐसे ही a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, राइट ना। ये हमारे cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 जीरो होना चाहिए। सो प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो हो, एंड प्लेन्स आर पैरेलल इफ, कब हुआ पैरेलल, अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो और c1 c2 के रेशियो के इक्वल है। वही पैरेलल वाली कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया। तो ये हमें याद रखना है ना, ये हमें याद रखना है। और साथ में हम क्या करेंगे कि हम cos थीटा के लिए फॉर्मूला कार्टेशियन में याद कर लेंगे, और वेक्टर फॉर्म में हमें, वेक्टर फॉर्म में तो सिंपल क्या है, n1 और n2 को लेना है, उनका डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले को यूज करके cos थीटा। इसका मतलब अगर टू प्लेन्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है तो वही डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल फाइंड आउट करने के लिए cos थीटा यूज करते थे, बस उसको अप्लाई कर देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस छोटा सा फॉर्मूला था ये, लेकिन हमारा मेन पर्पस है यहां पर एक बोर्ड एग्जामिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना। नहीं ठीक है, आप टू प्लेन गिवन है और उसके बीच एंगल फाइंड आउट करना है, वो आसानी से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। या जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो बनाया है ना, एक्सरसाइज का, आर डी शर्मा की बुक हैव विद मी, मैं उसको साथ में मेरे है। सो अगर मैं एंगल बिटवीन प्लेन्स के लिए एक्सरसाइज पे आऊँगा तो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। इसके लिए एक्सरसाइज 29.6 है। सी, अगर आपसे कोई कहता है कि टू प्लेन के बीच एंगल फाइंड आउट करो, टू प्लेन्स को परपेंडिकुलर शो करो, टू प्लेन्स को पैरेलल शो करो, तो ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे एक्सरसाइज के वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, बल्कि दो क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन होगा कि ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन। क्वेश्चन हमसे क्या कहेगा, एक पॉइंट से पास करने वाला और टू प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन की इक्वेशन। एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द इक्वेशन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -1 2 एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन। तो क्या करेंगे हम, हमें एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। ओके, सो पॉइंट ये रहा। तो इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस बी वाई माइनस माइनस प्लस 1 और सी जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं देता हूं नंबर 1। ओके, अब ये प्लेन 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 एंड 5x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 5, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और अभी हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन को डिस्कस किया है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन दे विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अभी डिस्कस करके आए ना। सो ये रहा हमारा प्लेन 1, ये ना, तो ये उसके डीआर्स ए बी सी, और ये पहले में डीआर्स होगा 3 2 -3। तो ये रहा a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3a 2b -3c इक्वल टू 0। यहाँ आते हैं, दूसरे में आते हैं। अगेन a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये बन जाएगा 5a माइनस का 4b और प्लस का c ना z के साथ, है ना, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। ओके, सो 2 1 जा 2, और ये रहा माइनस माइनस प्लस, माइनस ही ना, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, 4 3 जा 12। बी के साथ रिवर्स करके लिखेंगे, माइनस का 15 और माइनस का 3, ये माइनस का 3। सी के साथ लिखेंगे 4 3 जा 12 और माइनस 5 2 जा 10। That means a divided by minus 10, b divided by minus 18 और c divided by minus 22। माइनस टू से मैंने इन सबको कैंसिल कर दिया। अगर k लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, a मैं बोल सकता हूँ 5k, b बोल सकता हूँ 9k और c बोल सकते हैं 11k।
कहां पुट करेंगे आंसर के लिए? इसमें पुट करते हैं। तो ए हो गया 5k x+1, बी हो गया 9k y+1 और सी हो गया 11k z-2 इक्वल टू 0। भाई k को कॉमन करके कैंसिल कर लेते हैं, तो 5x प्लस का 9y प्लस का 11z प्लस का 5 प्लस का 9 माइनस का 22 इक्वल टू 0। यहाँ सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए, है ना। 5x प्लस 9y प्लस 11z और कितना आ रहा है ये 9 5 14 होता है। सो 14 माइनस 12, 14 में से माइनस 12 जाएगा माइनस 22, तो कितना जाएगा 8 है, 6 to 8 ना, ओके। सो -8 दूसरी साइड में लिखेंगे, +8 हमारा आंसर जाएगा। सो ये हमारा एक क्वेश्चन है। आप जब उस एक्सरसाइज में जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 और 8 में भी आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन और भी साल में और डिफरेंट ईयर्स में भी आए हैं। हमने एक क्वेश्चन को पिक किया, पिक क्या करेगा, पॉइंट के नंबर्स बदलेगा, प्लेन को थोड़ा सा चेंज करके सेम क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? प्लेन की क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे, अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स देंगे और एक ही प्लेन देंगे। जैसे ये है क्वेश्चन, है ना। ये भी हमारे 2013 में क्वेश्चन आया था। ये 2 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट लिखें, उसमें से किसी एक पॉइंट को चूज करके उससे पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन को हमें लिख देना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब ये इससे पास करता है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं, x के प्लेस पे -1 पुट किया, तो -1 -2 -3 आ गया। बी सी y के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, तो 3 - 1 2 आ गया। और z के प्लेस पे 4 पुट करेंगे, तो 4 + 1 5 आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से, तो क्या लिखेंगे हम, a माइनस का 2b प्लस का 4c इक्वल टू 0। अब रेस्ट जो है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसे बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एबीसी फाइंड आउट करना है। 4 2 8 और प्लस का 5 2 10। बी के लिए आएगा तो 5 माइनस माइनस प्लस, ये 4 3 12 और यहां से 5। सी के लिए जब लिखने जाएंगे तो माइनस का प्लस का 6 और माइनस का 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 2 8 और प्लस का 10, ठीक है। बी के लिए लिखने गए 5 5 माइनस का 4 3 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा। और ऐसे ही सी लिखेंगे तो 3 2 6 प्लस का और माइनस का 2, यानी a/18, b/17 और c/4। ABC कैलकुलेट करके यहां पुट करना है और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आंसर कैलकुलेट कर लेना है। दैट मीन अगर एक्सरसाइज 29.6 की बात करेंगे तो जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि भाई दो प्लेन के बीच एंगल फाइंड आउट करो, चेक करो कि क्या ये परपेंडिकुलर है, चेक करो कि क्या ये पैरेलल है। अगर मैं उन क्वेश्चनों को छोड़ देता हूं तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 29.6, सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद के जब क्वेश्चन में जाएंगे ना, तो मतलब लास्ट के जो 11 क्वेश्चन है आउट ऑफ 15, उस 11 में से 90% क्वेश्चन यही दोनों क्वेश्चन है। अगर उस एक्सरसाइज से इन दो क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन करना है तो एक ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन कर लेना चाहिए। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो नाउ ये हमारा वेक्टर n1 है और ये वेक्टर n2 है, यानी n1 यहां पर क्या हो गया, वेक्टर n1 लिखेंगे तो लिखेंगे i प्लस का 2j प्लस का 3k। और n2 वेक्टर जब लिखने जाएंगे तो जाएगा लैम्डा i प्लस का 2j माइनस का 7। क्योंकि दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब n1 डॉट n2 0 होना चाहिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, 2 2 जा 4 और 7 3 जा 21, माइनस का ना, हाँ भाई -7 है तो ओके। सो लैम्डा माइनस 17 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 17, आंसर आ गया। These are the 3 important question from exercise 29.6। अगर मुझे मिनिमम करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं,
तो ये 3 क्वेश्चंस मुझे जरूर करके लेने चाहिए। बाकी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भाई एक प्लेन के पैरेलल प्लेन, एक प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन, अब वो तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए ना। n1 क्या है, n2 क्या है, एंगल का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या है, पैरेलल की कंडीशन क्या है, ये तो क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है, ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग द चैनल। ये था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री द प्लेन का लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर नंबर 4 में कुछ और प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ने आर डी शर्मा की बुक की जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, उनके वीडियोस अलग से अपलोड किए हुए हैं। तो आप उनसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट में आते हैं तो उनको देख के आप उन क्वेश्चन से सीख सकते हैं, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल।